हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देखें, आप सभी के लिए नमस्कार। हमने कक्षा 10th जो सब्जेक्ट साइंस है उस विज्ञान विषय में इससे पहले हमने 3 सारणियां आपको वीडियो के थ्रू पहुंचाई थी। एक रुधिर वर्ग वाली, एक मानव नेत्र में दोष, और एक जो सारणी थी जो कल मतलब जो है साइंस की क्लास में आपको पढ़ाई गई थी, वो थी आपकी जो विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके प्रमुख स्रोत। और आज हम यहाँ लेके आए हैं खनिज लवण। खनिज लवणों के नाम, उनके प्रमुख स्रोत, कमी के प्रभाव और उनके कार्य। मोस्टली अगर देखा जाए तो खनिज तत्वों के ये सबसे मोस्ट है। इनके जो कार्य हैं वो सबसे मोस्ट माने जाते हैं। 10वीं बोर्ड क्लास के हिसाब से देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इनका खनिज तत्वों का, वो इनके कार्य है। तो विशेषकर आपको इनके कार्य ध्यान रखना। आइए देखते हैं कौन कौन से खनिज पोषक तत्व हैं। पहला जो खनिज पोषक तत्व है वो है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। एक तो आपका सोडियम है। दूसरा आपका जो खनिज पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम हो गया दूसरा। तीसरा आपका है कैल्शियम। अगला फास्फोरस। इससे अगला जो खनिज पोषक तत्व है वो है आपका आयरन। इसको ऑब्लिक लोहा। और लास्ट आपका जो खनिज पोषक तत्व है वो है आपका आयोडीन। सोडियम Na, पोटेशियम का प्रतीक K, कैल्शियम का प्रतीक Ca, फास्फोरस का प्रतीक C, आयरन या लोहा का प्रतीक Fe और आयोडीन का प्रतीक I। ये हमारे खनिज पोषक तत्व है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन या लोहा है, और एक है आपका आयोडीन। इनके प्रमुख स्रोत देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। हमें जो सोडियम प्राप्त होता है वो एक तो सोडियम प्राप्त होता है किससे? नमक। अगर हम नमक खाएंगे तो नमक जो होता है उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो उसमें सोडियम है, तो सीधी सी बात है एक तो सोडियम आपको किससे प्राप्त होगा? नमक से प्राप्त होगा। सोडियम अंडे में होता है, सोडियम दूध में होता है, सोडियम मांस में होता है। इन सभी में जो है सोडियम होता है। मछली में भी सोडियम होता है। मछली भी हम यहाँ ले सकते हैं। मछली, ये सभी, चाहे वो वानस्पतिक स्रोत हो चाहे वो जंतु स्रोत हो, सभी वानस्पतिक या जंतु स्रोत, दोनों स्रोत लिख दिए यहाँ पर, और दोनों से क्या प्राप्त किया जाता है? सोडियम। मतलब ये प्रमुख स्रोत है सोडियम। अब हम बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम की अगर बात करें तो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में इसकी उपस्थिति दर्ज है। सभी खाद्य पदार्थ का मतलब फल, अनाज, सब्जियां, दालें,
सभी में जो पोटेशियम होता है वो पाया जाता है। तो ये प्रमुख स्रोत हो गए किसके? पोटेशियम। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो आपको पता है कि जो दूध होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडा जो होता है, अंडे में भी क्या होता है? कैल्शियम होता है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस भी आपका दूध में पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, सब्जियों में भी पाया जाता है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन सब्जियों में भी जो फास्फोरस होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा सूखे मेवे सूखे मेवे सूखे मेवों में भी फास्फोरस पाया जाता है। आयरन या लोहा की बात करें तो आयरन जो होगा, लोहा, वो हरी पत्तेदार जो सब्जी होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें पाया जाएगा। एक तो आयरन, लोहा। आपको पता है कि जब लोहे के अंदर एक पदार्थ होता है, लोहा के अंदर, सॉरी, रक्त के अंदर एक पदार्थ होता है जो आरबीसी में पाया जाता है, वो है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो भाग लेता है वो कौन लेता है? लोहा। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रमुखता में लोहा पाया जाता है। इसके अलावा अनाज में देखा जाए तो बाजरा सबसे बेस्ट है। बाजरा में लोहा होता है। आपको पता है जो ब्लड होता है, रक्त, उस रक्त में आरबीसी होती है और उस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में आयरन या लोहे की उपस्थिति होती है। इसके अलावा लोहा गुड़ में पाया जाता है, गुड़, और अंडे में पाया जाता है। ये लोहे के प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं आयोडीन। तो आयोडीन जो होता है, आपने नाम सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक। इसका मतलब ये नमक में पाया जाता है। सादा नमक, सादा नमक में भी आयोडीन है। और काला नमक, इसमें भी आयोडीन है। और आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है, आयोडीन युक्त नमक, तो वो नमक जो प्राप्त किया जाता है वो समुद्रों से प्राप्त किया जाता है। और समुद्रों में मछलियां होती हैं। तो अगर मछली भी खाएंगे तो मछली खाने से भी हमें आयोडीन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं मछली, मछली भी इसका प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा समुद्र में कुछ पादप ऐसे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, जिनको बोलते हैं समुद्री भोजन। तो जो समुद्री भोजन होता है जिसको खाया जाता है, उस समुद्री भोजन में भी आयोडीन पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं समुद्री भोजन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रमुख स्रोत सोडियम, नमक, अंडे, दूध, मांस और मछली से प्राप्त होता है। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कैल्शियम दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडे से प्राप्त होता है। फास्फोरस दूध, अंडे, सब्जियां, सूखे मेवे से प्राप्त होता है। आयरन या लोहा हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा,
रक्त, गुड़ और अंडे से प्राप्त होता है। और आयोडीन सादा नमक, काला नमक, मछली और समुद्री भोजन आदि से प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनकी कमी के प्रभाव और इनके महत्वपूर्ण कार्य। तो जब सोडियम की कमी हो जाती है तो इसके प्रभाव से डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। अर्थात शरीर में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि ये जो सोडियम का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो जल नियंत्रण का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, जल नियंत्रण का कार्य करता है। इससे साथ साथ यदि देखा जाए सोडियम को, तो जल नियंत्रण के साथ साथ ये तंत्रिका आवेग के संचरण में भी सहायक होता है। तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक, तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होता है। इसके अलावा जो पेशीय संकुचन होता है उसमें भी इस सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेशीय संकुचन के अलावा शरीर के विद्युत अपघटन में, शरीर के जो विद्युत अपघटन है उस शरीर के विद्युत अपघटन में भी सोडियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और संतुलन बनाने में तो हम यह लिख सकते हैं, शरीर के विद्युत अपघटन में, शरीर के विद्युत अपघटन में, यहाँ पर ये आपका ये मोस्टली जो सोडियम के ये प्रमुख कार्य है, सबसे मोस्ट कार्य है वो है जल नियंत्रण का कार्य। तो जब सोडियम की कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन हो जाता है जब सोडियम की कमी। अगला जो खनिज पोषक तत्व है वो कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जो सभी खाद्य पदार्थ होते हैं, चाहे वो फल है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम के कमी के प्रभाव की, तो पोटेशियम की कमी के प्रभाव से एक रोग होता है जिसका नाम है हाइपोकैलेमिया। कौन सा रोग है? हाइपोकैलेमिया। और जब ये रोग हो जाता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम सीधी सी बात यह है कि ये संतुलन बनाने का काम करता है, साथ साथ में जो तंत्रिका आवेग का जो संचरण है उसमें भी पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में जो पेशियां होती है उन पेशियों का जो संकुचन होता है उसमें भी पोटेशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संतुलन बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हाइपो जो कैलेमिया हो जाता है, इसमें संतुलन नहीं बना पाता, संतुलन नहीं बना पाता। इसके जो कार्य है वो एक कार्य तो यही है, तंत्रिका आवेग के संचरण में क्या होता है? सहायक। तंत्रिका आवेग में सहायक। दूसरा, संतुलन नहीं बना पाता, तो इसका जो कार्य है वो किसका है? संतुलन बनाने का। दूसरा हम यह लिख सकते हैं, संतुलन
बनाने में। इसके अलावा पेशीय संकुचन में, जो पेशीय संकुचन होता है इसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम की बात करें तो ये दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंडों में पाया जाता है। इसकी कमी से, अगर माना कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस नाम से स्पष्ट हो रहा है, हड्डियां छिद्रित हो जाती है, मतलब कमजोर पड़ जाती है। उनका जो जो ठोस होनी चाहिए हड्डियां, वो ठोस नहीं हो पाती और एकदम लचीली हो जाती है हड्डियां, तो कमजोर जैसी पड़ जाती है, हड्डियां लचीली पड़ जाती है। तो ये रोग होता है आपका कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। इस रोग में जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि बुढ़ापे में ये ज्यादातर रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, व्यक्ति ढंग से उठ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है। तो ये जो कैल्शियम होता है, इसका जो कार्य है वो क्या कार्य है? कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ आपको एक बार याद दिला दूं, हमने जब कल विटामिन डी पढ़ी थी तो विटामिन डी का जो निर्माण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा द्वारा होता है। तो ये जो कैल्शियम है, यह कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम कमी के प्रभाव कौन से हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। कार्य क्या है? विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये इसके क्या हो गए? कार्य हो गए। अगला आपका है फास्फोरस। फास्फोरस में क्या होगा कि जब इस फास्फोरस की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से हमारी जो अस्थियां होती है वो लचीली हो जाती है, हड्डियां ठोस नहीं रहती, अस्थियां लचीली पड़ जाती है। तो ठीक तरह से हम कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी हड्डियां ठोस हो गई तो हम कठिन से कठिन वर्क कर सकते हैं, और जब हमारी हड्डियां लचीली पड़ जाती है तो हम कठिन वर्क नहीं कर सकते। तो इससे जो अस्थियां होती है वो कैसी पड़ जाती है? लचीली पड़ जाती है। ये जो फास्फोरस होता है, यह फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब यहां से एक बात हमारे स्पष्ट समझ में आ रही है कि विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस ये दांतों के निर्माण और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों ही आपस में मिलकर के दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगला जो आता है वो है आपका आयरन या लोहा। हरी पत्तेदार सब्जियां
बाजरा, रक्त, गुड़, अंडे, इनमें पाया जाता है। इसकी कमी के प्रभाव ये है, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ये हमने कल भी पढ़ा था, एनीमिया रोग अर्थात जब रक्त में लोहे की कमी हो जाती है तो रक्त में पाए जाने वाला जो श्वसनीय जो पदार्थ है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है, अर्थात जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उस हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है लोहा। और जब लोहे की कमी हो जाती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। अब इसका जो कार्य है वो यही है कि रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन की निर्माण में सहायक, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने पदार्थों से? दो पदार्थों से। एक हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन तो हीम 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 मीन्स होता है क्या? लोहा। और ग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की आपकी क्या है? प्रोटीन है। अर्थात लोहा इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ मिलकर के और किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखती है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को, फेफड़ों से जो रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित है उस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ऐसे Hb+O2 = HbO2। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध बना करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो संचालित होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में इसका संचालन होता है। मतलब जल्दी से ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। एक खास बात मैं आपको आज बता रहा हूं कि जरा सोचो, यदि हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता तो पैर के एक अंगूठे तक ऑक्सीजन को यदि विसरण के द्वारा पहुंचाया जाता तो लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने दिनों तक आप जीवित रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। तो हमें ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास हमारा दोस्त कौन है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। लास्ट आपका जो स्टेप है वो है आपका आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। इससे होता है घेंगा, या इसी का नाम है गलगंड। ये इसी को गायटर भी कहते हैं। एक ही नाम है, घेंगा, गलगंड या गायटर नामक रोग होता है। आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है वो सादा नमक, क्योंकि उस पर लिखा रहता है
आयोडीन युक्त नमक, काला नमक, मछली, समुद्री भोजन। तो गहना गलगंड या गाइटर नामक रोग प्राप्त किया जाता है। वो गहना गलगंड या गाइटर नामक जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। ये रोग में क्या होता है कि हमारी गले में पाई जाने वाली जो थायराइड ग्रंथि है इसमें सूजन आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है, और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो ये ग्रंथि फूल जाती है, और इसी रोग को कहते हैं घेंगा या गलगंड। तो यहाँ पर इसका जो कार्य है वो है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। क्या काम है इसका? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। क्या कार्य है इसका? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। तो ये आपके जो आपकी सिलेबस कक्षा 10th में जो दे रखे हैं वो खनिज लवणों के बारे में, खनिज लवणों के नाम, उनके प्रमुख स्रोत और केवल उनके कार्य दे रखे हैं, उनके कमी के प्रभाव नहीं दे रखे। लेकिन हमने यहाँ पर कमी के प्रभाव भी बता दिए हैं, तो अधिक जानकारी के लिए हमें ये कमी के प्रभाव भी याद रखना है। आज की इस साइंस की इस क्लास में केवल हमें ये टेबल ही पढ़नी है। इसको ये जितनी भी टेबल कक्षा 10वीं वाले बहन भैयाओं को जो बनाई जा रही है, जो वीडियो में आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, प्रत्येक टेबल को आप एक अलग से रजिस्टर में लिखते जाना, ताकि जब आपकी ऑफलाइन क्लास चालू होगी तो जो आपका पुराना रजिस्टर है उसमें आप लिखेंगे ऑफलाइन से, और ये जो आप अलग से रजिस्टर में लिखोगे ये बाद में आपको रिवीजन पे काम का आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे अगली टेबल। थैंक यू।